गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने नेशन इनकम का पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें हमने नेशन इनकम से रिलेटेड सारे फैक्ट्स जो थे वो क्लियर किए थे और कुछ टर्मिनोलॉजी थी वो भी क्लियर की थी। आज हम और भी जो कंसेप्ट हैं नेशन इनकम से रिलेटेड उसे आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और उससे जितने भी एग्रीगेट्स हैं जीडीपी, जीएनपी, पीआई, वो सब हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशन इनकम। पहला कंसेप्ट आता है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? जो भी उत्पादन हमारे देश के अंदर किया जाता है वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आता है। जैसे जो भी पॉलिटिकल टेरिटरी है हमारी, जोग्राफिकली जो पॉलिटिकल टेरिटरी है वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री इन अ टेरिटोरियल वाटर। देखिए, अगर हम सरफेस से बात करें या फिर हम बात करें लैंड साइड से, तो 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो हमारे अंडर आती है। और पानी में बात करें तो 24 नॉटिकल माइल्स जो हम मानते हैं बाउंड्री अपनी, वो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है किसी भी देश की। उसके अलावा जितने भी वेसल्स हैं या जितनी भी गैस पाइप्स हैं या जो भी जहाज़ हैं वो एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो ऐसा एरिया जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें किसी भी देश की कोई सीमा नहीं होती है, जिसे हम 200 नॉटिकल माइल्स में मापते हैं, तो वो क्या है, वो फ्री है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आती है। देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इन टेरिटोरियल वाटर्स। जो टेरिटोरियल वाटर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 24 नॉटिकल माइल्स हैं, तो ये सब किस में आएंगे? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। जितने भी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो सभी किस में आएंगे? हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएंगे। जैसे एयर इंडिया की सर्विसेज हैं, वो एक देश से दूसरे देश जो प्लेन जाता है, लेकिन वो है किसका? एयर इंडिया का। वो एयर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। जितने फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल, नेचुरल गैस रिंग्स हैं, मतलब जितने भी गैस से रिलेटेड रिंग्स हैं या कोई पाइपलाइंस हैं या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब भी किस में आएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। और एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जो बाहर हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे हमारे इंडिया का जो दूत है वो यूएस में है, काम कर रहा है, यूएस में है। क्यों यूएस में बैठा है वो? और किसका दूत है वो? इंडिया का है। कि कभी भी कोई दिक्कत आती है तो हम इंडियन एम्बेसी जाते हैं ना, जहाँ पर हर एक देश में एक इंडिया की एम्बेसी होती है। अगर आपको कोई भी इंडियंस को कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो इंडिया एम्बेसी जाता है और वहाँ अपना प्रॉब्लम बताता है। तो वो प्रॉब्लम फिर इंडिया में वो डिस्कस किया जाता है और उनको वहाँ पर सहायता प्रोवाइड की जाती है। तो वो जो इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले लोग हैं वो भी किस में आएंगे? वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर और देशों के एम्बेसडर्स हैं जो एम्बेसी में काम करते हैं, तो वो अपने अपने देश की अपने अपने कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट होता है कि जो भी पॉलिटिकल फ्रंटियर है हमारी कंट्री का, जिसमें हम टेरिटोरियल वाटर्स लेते हैं, शिप्स लेते हैं, एयरक्राफ्ट लेते हैं, या एम्बेसीज लेते हैं, या कंसलेंट लेते हैं जो बाहर एब्रॉड में काम कर रहे हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहेंगे हमारी घरेलू सीमा। घरेलू सीमा जो है उसमें ये सब शामिल होता है। सेकंड आपका कंसेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट। अब हम कहते हैं कि जो नेशनल इनकम है उसमें सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट ही इंक्लूड होगा। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेसिडेंट वो होता है कि जो उसी देश में रह रहा हो, उसी देश में काम कर रहा हो, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी देश में लाई करता हो, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहा जाता है। जैसे कुछ लोग हैं बाहर से आए हैं, वो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में ही अपना काम कर रहे हैं और इंडिया से ही उनको पैसे मिल रहे हैं, उनकी सैलरी भी इंडिया से ही है, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे इंडिया के। ऐसे ही हमारे हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी और देश में काम कर रहे हैं और वहाँ उस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? और वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे एनआरआई कहलाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब हैं वो कहाँ के निवासी? भारत के। ठीक है, तो ये सब आता है, लेकिन ये 1 साल से ऊपर, 1 साल से जो भी हमारे देश में रह रहा होगा वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। फिर आता है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स दो अलग गुड्स होते हैं। इसमें फाइनल गुड्स जब हम कैलकुलेशन करते हैं
नेशनल इनकम की, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसमें बताते हैं कि फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसको हम आगे किसी भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम में ले सकते हैं। वो कौन से गुड्स हुए? इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। और फाइनल गुड, अंतिम वस्तुएं कौन सी? जिन्हें हम अब उपभोग के काम में लेंगे, आगे प्रोडक्शन के कोई काम में नहीं लेंगे। अब जैसे आप एग्जांपल लें, दूध है, मिल्क है, ठीक है, मिल्क की आपने चाय बना दी, चाय आपने पी ली, चाय क्या हो गई? हमारी फाइनल गुड हो गई। लेकिन उसी मिल्क का हमने दही बनाया और दही से फिर हमने कोई और प्रोडक्ट बनाया, तो दही उसमें क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गई। और हमारी जो दूध है वो भी कौन सी वस्तु हो गई? मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं? जिन्हें हम आगे फर्दर प्रोडक्शन में काम में लेते हैं। और फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिन्हें हम आगे काम में नहीं लेते, जिनका हम सीधा डायरेक्ट क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। और हमारे नेशनल इनकम में कौन से गुड्स आते हैं? फाइनल गुड्स आते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? इसमें हम जब लेते हैं इसमें हम जो इंक्लूड करते हैं उसमें हम नॉन फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं। नॉन फैक्टर इनकम मैंने आपको बताया था कि ऐसी इनकम जो हमें कहीं और से मिलती है, या नॉन फैक्टर इम्पोर्ट्स इंक्लूड करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह है, इंटरमीडिएट गुड्स हम इंक्लूड कर लेते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि वैल्यू ऑफ आउटपुट वो होता है जिसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड कर लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे आप कोई वस्तु बना रहे हैं, कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें जो कच्चा माल है वो हमने इंक्लूड कर लिया, तो वो हमारा क्या बन गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन जब मैंने उसको इंक्लूड किया और फिर उसको मैंने क्या करा कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसमें से वो इंटरमीडिएट गुड जो मध्यवर्ती वस्तुएं थी वो निकाल दी, तो वो क्या बन जाएगा? वैल्यू एडेड बन जाएगा, जिससे कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं हो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट यूज नॉन फैक्टर इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल एंड फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल फॉर प्रोडक्शन। तो ये जब हम इसमें शामिल कर देंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल कर लेंगे, तो वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं? हम क्वांटिटी इनटू प्राइस से निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला भी होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्यों? एक जब हमने सामान बनाया, प्रोडक्शन किया जिस सामान का, उसको मैंने इस साल बेच दिया। अब आपको पता है सिचुएशन कैसी है? कोविड चल रहा है, तो इस टाइम पे कुछ सामान ऐसा है जो अभी यूज़ ही नहीं हुआ। मैंने बनाया तो था लेकिन वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। तो अब जब वो यूज़ नहीं हुआ यहाँ पर, तो हमने क्या करा, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए रख लेंगे। तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसमें क्या होगा? हम वो आगे काम आ जाएगा और हम उसको नेक्स्ट ईयर में बेचेंगे। तो बच्चा को जो भी सामान है वो किस में आएगा? चेंज इन स्टॉक में, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक भी होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक जहाँ पे हमने सामान बेचना बंद कर दिया, और ओपनिंग स्टॉक जब हमने सामान को बेचना शुरू कर दिया, तो वो भी इसमें शामिल किया जाता है। और जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया था हमने जो रॉ मटेरियल का, जिसको हमने आगे फर्दर प्रोडक्शन में काम में ले लिया, उसको माइनस कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वैल्यू एडेड बन जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक किसान है, उसने वीट बोया, गेहूँ, और गेहूँ बोने के बाद उसने गेहूँ को बेच दिया। किसके पास बेचा? आटे वाली फैक्ट्री के पास। उसने उस गेहूँ का आटा बनाया और आटा बनाकर आगे बेच दिया। उसको दूसरे दुकान वाले को बेच दिया, जिसने उसकी पैकिंग करी और पैकिंग करके उसने बेचना शुरू कर दिया। अब वो जो आटा, जब गेहूँ बना तो किसान ने उसको गेहूँ को 500 रुपये में बेचा। फिर जब उसको फैक्ट्री में आटा बना तो आटा वाले ने उसको 1000 में बेचा, और है ना उसके आगे जिसने बना तो उसने 1200 में बेच दिया। अब टोटल कितने में अमाउंट में बिका? 500, 1000 और 1200, तो कितने हुए? 1200, 1000 और 500, 22 और 5, 2700 हो गए। 2700 में बिका, लेकिन एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1200 रुपये थी। क्यों? क्योंकि आखिर में तो क्या फाइनल कंजम्पशन क्या हुआ? फाइनल वो आटा जो घर में गया उसमें रोटी बन के खाई, तो वो जब उसकी चपाती बनी तो वो हमने कंज्यूम किया, तो हमारा हुआ वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड जो होता है वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी आउटपुट बना उसकी जो भी वैल्यू थी, उसमें से हमने जो मध्यवर्ती कंजम्पशन था, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, उसको निकाल दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? वैल्यू एडेड आ गया। जैसे हमने क्या करा, सिर्फ हमने जो आटा बिका है और जो घर में पहुंचा, जिसकी चपाती बनी, हमने उसको इंक्लूड किया। बाकी जो गेहूं से आटा बना और जो गेहूं बिका, दोनों की कॉस्ट हमने इंक्लूड नहीं करी। तो वो क्या कहलाई? वैल्यू एडेड मेथड कहलाया, जिसमें डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। इसमें डबल काउंटिंग नहीं होती। अब आया ग्रॉस और नेट। अब ग्रॉस और नेट क्या होता है? देखिए, नेट क्या होता है, जब नेट और ग्रॉस में क्या अंतर है?
जब भी आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी उत्पादन करते हैं हम, उस समय जो भी सामान हम मशीन वगैरह यूज़ करते हैं तो वो मशीन कुछ टाइम बाद उसमें खराबी आने लगती है, फिर हम उसमें पैसे लगाने लगते हैं। तो जो भी उसमें टूट फूट होती है या फिर कुछ ऐसी मशीनें जो ख़राब हो जाती हैं जिनका यूज़ नहीं होता, तो वो सब जब हम निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, नेट हो जाता है। और जब हम उसको शामिल रखते हैं तो वो ग्रॉस कहलाता है। ग्रॉस मतलब सकल और नेट मतलब शुद्ध या निव्वय। ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, मतलब जो टूट फूट है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास। जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो वो ग्रॉस है, और जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं हो वो नेट है। अब डेप्रिसिएशन दो तरीके से होता है। पहला, जो भी टोई टूट फूट होती है वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। और दूसरा, कोई ऐसी तकनीक जो ख़राब हो चुकी है जिसका कोई काम ही नहीं आया। जैसे हमारे पहले आपको पता होगा कि ट्रेन में कोयले के इंजन चलते थे। अब कौन से इंजन चलते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं। तो कोयले के जो इंजन है वो हम यूज़ नहीं करते, तो वो क्या हो गए, ऑब्सोलीट हो गए, मतलब वो ख़राब हो गए, वो हम काम में नहीं आएंगे। तो वो किस में आएंगे, डेप्रिसिएशन में आएंगे। जब हम डेप्रिसिएशन को जोड़ते हैं तो वो ग्रॉस कहलाता है, और जब माइनस कर देते हैं तो वो नेट बन जाता है। नेक्स्ट आता है मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस वो प्राइस होते हैं जिसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट लगाती है सेल्स और प्रोडक्शन पर, ठीक है, इंपोर्ट्स पर या इंपोर्ट्स करने पर जो भी लगाती है, एक्साइज ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ लगकर जो आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। या ऐसे टैक्सेस जिसका बर्डन हम किसी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। और सब्सिडी कौन सी होती है, जब गवर्नमेंट मार्केट प्राइस को थोड़ा कम करती है और सब मार्केट प्राइस को थोड़ा कम करने की कोशिश करती है तो वो सब्सिडी कहलाती है। मतलब किसी को कोई सहायता देना गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि जो बेचने वाले प्रोडक्ट हैं उनके प्राइसेस कम हो जाएं, जो मार्केट प्राइस पे वो बिक रहे हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, एलपीजी का, गैस सिलेंडर पहले जब इस पर सब्सिडी मिलती थी, आज भी कई लोगों को मिल रही होगी, तो 850 रुपये का सिलेंडर है, लेकिन आपको सिर्फ 500 रुपये देने हैं। लेकिन मार्केट प्राइस कितनी है सिलेंडर की, 850 रुपये, लेकिन हम दे कितने रहे, 500। क्यों, क्योंकि बाकी 350 रुपये हमें क्या मिल रही है, उस पर सब्सिडी मिल रही है। जो कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। तो मार्केट प्राइस से हमारी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो उसे हम सब्सिडी कहते हैं। तो जब हमें मार्केट प्राइस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, पहले फैक्टर कॉस्ट पढ़ लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जितना भी हमने प्रोडक्शन में पैसा लगाया वो सब क्या करेगा, फैक्टर कॉस्ट कहेगा। और जब हम उस प्रोडक्शन में जो पैसा लगाया उसको हम बेचने के लिए निकलते हैं, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है, और टैक्स लग जाता है, और सब्सिडी जो भी हमें सहायता मिली होती है वो माइनस हो जाती है, तो वो हम क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस बन जाता है। ठीक है, इसे मैं आपको एक और तरीके से समझाऊंगी। देखिए, सपोज़ करिए कि एक गांव में किसान है, उसने गेहूं बोया, ठीक है। अब वो गेहूं बोया, उसने गेहूं काटा, मतलब गेहूं बन गया, हो गया, फिर उसने अपने गांव में बेच दिया। बेचने के बाद ही पैसे, उसके पास गेहूं बच गया। अब उसने सोचा गेहूं खराब होकर जाएगा, मैं इसे शहर में बेचाता हूँ। तो वो गाँव से कहाँ आया, शहर में आया। जब वो शहर में आया तो शहर में आकर उसने गेहूँ बेचना शुरू किया। अब शहर में उसका मंडी में गेहूँ बिक गया, उसको बहुत कमाई हुई तो सरकार ने उसके ऊपर क्या लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। आने जाने का जो भी था वो सब लगा दिया, किराया वगैरह तो सब लग गया, और इनडायरेक्ट टैक्स उसको देना पड़ गया। अब जब उसको टैक्स देना पड़ेगा तो उसकी जो कमाई हुई थी उसमें कमी आ गई। अब जब कमी आ गई, उसके पास पैसे ही नहीं बचे, तो वो कहाँ आया, वापस अपने गाँव आ गया। और जब गाँव आया, उसके पास पैसे नहीं थे, उसको कोई टैक्स नहीं लगा, और टैक्स नहीं लगा तो उसको क्या मिली, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली। तो इसे आप इजीली याद कर सकते हैं। फैक्टर कॉस्ट को मान लीजिए गाँव में है, और जब वो मार्केट प्राइस मतलब शहर में, तो गाँव से जब वो शहर आएगा तो उसकी इनकम होगी, तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, और उसको जो सब्सिडी मिली थी वो माइनस हो जाएगी। गवर्नमेंट, जब आपकी इनकम हो रही है तो गवर्नमेंट आपको पैसे क्यों देगी। और जब आप वापस शहर से गाँव आओगे तो आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और आपको गवर्नमेंट से सहायता दी जाएगी। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस कॉस्ट का यही मतलब है कि जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आएंगे तो फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है और मार्केट प्राइस बड़ा होता है। तो फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करेंगे सब्सिडी। लेकिन जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करेंगे सब्सिडी। देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है, जो हम डोमेस्टिक मतलब अपने देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। जो हमारे देश में प्रोडक्शन है वो सब डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन
नेशन इनकम कब बनती है? जब बाहर के लोग भी हमारे देश में आके कोई काम कर रहे हैं और उनको भी हम सैलरी दे रहे हैं, तो उनकी भी जो इनकम है और हमारे देश के लोगों की जो इनकम है उसका जो डिफरेंस है, जैसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे जब हम प्लस कर देते हैं अपने देश की इनकम में, तो वो क्या बन जाता है? हमारा नेशनल इनकम बन जाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब जो हमारे देश में जो लोग काम कर रहे हैं और जिनका जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यही है, जब उनको उनको जो आय हो रही है उसको भी हम इसमें जोड़ दें, तो वो क्या बन जाता है? नेशनल इनकम बन जाता है, जिससे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपका नेक्स्ट है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क होता है? नॉमिनल जीडीपी वो होता है जिसमें हम प्राइस को इंक्लूड करते हैं, और रियल जीडीपी वो होता है जिसमें हम प्राइस को इंक्लूड नहीं करते। देखिए, जैसे जैसे आपने लिया यहाँ पे कीमत और यहाँ पे ली क्वांटिटी। अब 1 2 3 4 10 20 30 40 और यहाँ पे हमने ले लिए ईयर, ठीक है, 2019 20 21 22 या 18 19 20 और 21। अब इसमें जो क्वांटिटी है, अब हमने अलग अलग ईयर में लिए। अब नॉमिनल क्या होगा? जिसमें मैंने हर प्राइस में कितनी क्वांटिटी खरीदी, तो मैं इसको P इंटू क्यू कर दूंगी, तो कितना है? 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 90 और 160। तो ये मैंने अलग अलग ईयर में कितने प्राइस पे कितनी कीमत पर कितनी मात्रा खरीदी, वो मैंने इंक्लूड किया, तो वो क्या कहलाएगा? नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। या फिर कह सकते हो आप जीडीपी एट करंट प्राइस, कि मैंने उस समय जो प्राइस था उसके ऊपर मैंने कितना लिया, वो कहलाएगा। लेकिन रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ईयर लिया फिर से 2018 19 20 और 21, यानी कीमत 1 2 3 4, यानी क्वांटिटी कितनी ली? 10 20 30 40। अब मैंने क्या करा? मैंने इन तीनों को तो लिया नहीं, सिर्फ इसको माना प्राइस को 1, और फिर यहाँ पे निकाला कि इसको बेस ईयर मानते हुए इस ईयर को 2018 को मैंने माना बेस ईयर, और फिर मैंने अपना कैलकुलेशन किया, तो वो कौन सी कहलाएगी? वो रियल जीडीपी कहलाएगी, मतलब जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि मैंने एक ही प्राइस को माना, बाकी सबको क्या माना? कांस्टेंट माना, तो वो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कहलाती है। अब आप पूछेंगे भाई बेस ईयर हम कोई भी ले सकते हैं? बेस ईयर हमेशा वो ईयर होना चाहिए जिसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं हो, जिसमें इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं आया हो, वो सारा कुछ वो ईयर कौन सा कहलाएगा? बेस ईयर कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं शांत ईयर, जिसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर कोई भी ऐसी हलचल नहीं हुई हो, वो बेस ईयर कहलाता है। तो अभी हमारा बेस ईयर क्या है? 2011 12, और बाकी और भी जो सूचकांक हम पढ़ते हैं, इंडेक्सेस पढ़ते हैं, उसमें भी डिफरेंट है, वो मैं आपको आगे कराऊंगी। तो नॉमिनल जीडीपी जिसमें हम प्राइस को इंक्लूड करते हैं, और रियल जीडीपी जिसमें हम प्राइस को इंक्लूड नहीं करते। नॉमिनल जीडीपी को हम क्या कह सकते हैं? जीडीपी एट करेंट प्राइस, और रियल जीडीपी को क्या कहेंगे? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगली वीडियो में हम नेशनल इनकम एज एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, फिर हमने पढ़ा नॉर्मल रेसिडेंट, फिर हमने पढ़ा मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस पढ़ा हमने। तो ये आज, और हमने पढ़ा रियल जीडीपी और कांस्टेंट जीडीपी। आज हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। मैं आपको इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाए, क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा पढ़ा दूँगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये टॉपिक जल्दबाजी का टॉपिक नहीं है। इसे थोड़ा टाइम लेकर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें समझना है, इसे रटना नहीं है, हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसलिए मैं आपको कुछ ही टाइम में छोटे चीज़ों के साथ, एग्जांपल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।